हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर अशोक कुमार। 12th क्लास फिजिक्स में अपन ने दो थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मतलब एक यूनिट अपन ने पूरी कर ली है। जो चैप्टर्स थे वो अपने थे सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, वो दोनों चैप्टर आपके थ्योरेटिकल थे, तो आपको क्या करना है, उनको नोट्स बनाना है, उनको याद करना है। और लास्ट में मैंने आपको दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस व्हाट्सअप कर दिए थे। ठीक है, बाकी किसी को क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं, अपने नंबर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उस पर व्हाट्सअप कर दूंगा क्वेश्चंस को। अब जो अपना सेकंड यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, कौन सा करेंगे अपन? अब करेंगे अपन मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स जो आपका टॉपिक है, जो आपका यूनिट है, ये बेसिकली बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आपके कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी काफी छोटे आते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसको बिल्कुल ब्रीफली अपने को इसको इंप्लीमेंट करना है, इसको ब्रीफली अपने को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और जो चीजें थ्योरेटिकल है उनको आपको लर्न करना है। इसमें बेसिकली जो ये यूनिट है, इसमें आपके पास थ्योरेटिकल एज वेल एज जो आपके न्यूमेरिकल है वो क्या है, फॉर्मूले बेस्ड है केवल। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको सिंपल वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। बोर्ड में हर साल इस मॉडर्न फिजिक्स से दो न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो इस मॉडर्न फिजिक्स में आपको बताया था 3 पार्ट है। ठीक है, इस मॉडर्न फिजिक्स के 3 पार्ट है। सबसे पहला आपका था एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, सेकेंड आपका था ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल और मैटर, और थर्ड था वो था आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, थर्ड था आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स का जो 50% पोर्शन आप लोग 9th क्लास में 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, कि एटॉमिक फिजिक्स में सर रदरफोर्ड आया था, डोल्टन आया था, थॉमसन आया था, नील बोर आए थे, दे ब्रोगली आए थे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट देके गए थे, इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, कैसे फिलअप करते हैं, के एल एम एन जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं, एस पी डी एफ जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके बारे में क्या होता है आपको एटॉमिक फिजिक्स में पता लगेगा। जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, इस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में आपको बताना पड़ेगा कि जो मैटर है उसकी पार्टिकल नेचर तो होती है, बट उसकी वेव नेचर भी होती है। ठीक है, इसको भी अपन क्या करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट में पास आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर आपका मॉडर्न फिजिक्स का है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग है, और इसमें क्या 2-3 डेरिवेशन भी है, उनके बेसिस पे जो फॉर्मूला उन पे न्यूमेरिकल भी आता है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। तो अपन सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपन बैक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बैक से अपने स्टार्ट करें तो अपने पास आएगा चैप्टर, वो आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो अब जो अपन वीडियो लेक्चर डिलीवर करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स से। तो सबसे अपन देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अपन क्या बोलेंगे, पहले अपन इसको समझते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स की क्या है, एक ब्रांच है, जिसमें अपन क्या करेंगे, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो क्या क्या कंटेन करता है, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द कंटेनमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज स्टडीड, जिसमें जो कंटेनमेंट है, ये जो न्यूक्लियस कैसे बनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो क्या होती है, स्टडी की जाती है। तो अपन सबसे देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो स्टार्ट करेंगे। अपन जानते हैं बेटा कि जैसे ही अपने पास मैटर की बात आती है, ठीक है, तो मैटर जो अपन डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या होता है, लास्ट में एक एटम मिलता है, वो क्या होता है आपका इनडिविजिबल स्टेट होती है। एटम की जो इंडिविजुअल, वो मैटर की जो इंडिविजुअल स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, इस एटम के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास में न्यूक्लियस, और एक होता है बेटा आपके पास में ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल वाली जो स्टोरी थी, ठीक है, ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे उनका कॉन्फिगरेशन है, वो अपन पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक फिजिक्स में। और जो न्यूक्लियस होती है, उस न्यूक्लियस के बारे में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, तो सबसे अपन देखते हैं न्यूक्लियस होती क्या है। तो न्यूक्लियस जो होती है, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। जो सेंटर पार्ट होता है एटम का, वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एन एटम। ठीक है, ये क्या होता है, सेंटर होता है एक एटम का। और जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखना, इसमें 99.9% जो मास होता है वो क्या होता है, कंटेन होता है। ठीक है,
जो भी एटम है उस एटम का 99.9% जो मास है वो कहाँ होता है, किसमें होता है, वो आपका न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब अपन ने देखा था कि जो एटम की साइज होती है वो होती है आपकी 10⁻10 मीटर, और जो आपका न्यूक्लियस होता है उसकी साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट रेंज होती है जो आपको याद रखना है। इट मीन्स जो एटम है वो न्यूक्लियस से क्या होता है 10⁻⁵ के रेंज में क्या होता है, इंक्रीज होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो उस केस में अगर अपन वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर 10⁻⁵ में क्या है इसका रेडियस इंक्रीज है तो वॉल्यूम क्या होगा इसका 10⁻⁻15 के रेंज में क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। इट मीन जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो एटम के कंपेयर अगर अपन करेंगे तो क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर क्यूब के हिसाब से थोड़ा सा डिक्रीज होता है। तो ये आपके पास क्या था कि व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ एटम। एक एटम का सेंटर पार्ट होता है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है 99.9% जो मास होता है वो कंटेन होता है। अपन देखते हैं 99.9% मास में होता क्या क्या है। तो इस न्यूक्लियस में ना दो एंटिटी रहती हैं, एक एंटिटी होती है आपकी प्रोटॉन और एक होती है आपकी न्यूट्रॉन। एक होती है आपकी प्रोटॉन और एक होती है न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है, इसके अपन चार्ज की बात करते हैं तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसका जो चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या आपका प्रोटॉन का चार्ज होता है। और इसका जो मास होता है वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻21 किलोग्राम इसका मास होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, इसमें बेटा कोई चार्ज नहीं होता, तो ये क्या होता है चार्जलेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है चार्जलेस होता है। अब देखते हैं अपन कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस ऐसे है, इसमें क्या है खूब सारे प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स 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 प्रोटॉन्स। अब अपन जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अपन ये भी जानते हैं जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं रिपेल करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास हो तो रिपेल करेगा। इसके बाद भी क्या होती है इनकी एग्जिस्टेंस होती है, ये एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं SNF, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होते हैं बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो जब SNF आ गए तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं। वैसे तो आपने इलेवंथ में पढ़ा होगा कि जो भी आपके फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज। सबसे पहला कौन सा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा कौन सा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चौथा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपकी थ्योरी ऑफ इलेवंथ बुक में देख लेना। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या आती है कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं सेम टाइप के चार्ज होने के बाद भी, रिपल्सन के बाद भी क्या करते हैं न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। हाउ, क्यों, बिकॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन प्रोटॉन बीच में क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। जबकि इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन न्यूट्रॉन्स के बीच में क्या होता है सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आपके पास में, आप इसको स्टार्ट आगे लिखना कि इन द न्यूक्लियस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होता है किसका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, क्या होता है एक इमेजिनरी पोर्शन होता है, एक हाइपोथेटिकल पोर्शन होता है। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है उसके बाहर होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है इसके अंदर होते हैं। तो यहां से अपने देख लिया कि 99.9% मास तो कौन कंटेन करता है न्यूक्लियस कंटेन करता है इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बात अपने पास में आती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो मैं आपको बता दूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, वैसे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की तो की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की थी आपकी ई गोल्डस्टाइन ने। ठीक है, बात करते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तीनों नाम को आपको नोट डाउन करना है, कई बार पूछ देते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दें कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होते हैं बाउंड होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से बाउंड होते हैं। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल क्या था अपने न्यूक्लियस का बेसिक था। अब अपन इसके आगे 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे कि जो आपका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, और दूसरा अपन पढ़ेंगे कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में आते हैं, जिनको अपन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वह आपका एटॉमिक मास। कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास करो तो आपका एटम है, उसमें जो भी इसके अपन बोल सकते हैं जो पार्टिकल्स में कंटेंट होते हैं, उन सबका जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, तो अपने ये डेफिनेशन हम लोग बोर्ड में नहीं लिखनी,
ठीक है। अपने को बोर्ड में डेफिनेशन कौन सी लिखनी है, अगर आपसे पूछा है व्हाट इज एटॉमिक मास, तो आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। किसकी थ्योरी, डाल्टन्स की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, जो भी आपका कार्बन 12 एटम है, कार्बन 12 इज व्हाट, कार्बन का एक आइसोटॉप है, अपन पढ़ेंगे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो कार्बन 12 का जो मास है, कार्बन 12 जो मास है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एटम लिया गया कार्बन 12। कई बार ये भी पूछा गया डायरेक्टली कि एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड एटम कौन सा लिया जाता है, दैट इज कार्बन 12। तो कार्बन 12 का जो टोटल मास है उसका जो 1/12 होता है वो क्या होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम बोलते हैं 1 AMU। ठीक है, क्या बोलते हैं 1 AMU। AMU इज व्हाट, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है जिसको आजकल चेंज करके सिंपल यू लिखा जाता है, 1 यूनिट। ठीक है, यू भी लिखा हुआ तो भी क्या होता है, वो एटॉमिक मास ही है। एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU को आजकल क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यू का मतलब क्या है, 1 यूनिट, और ये किसको डिफाइन करती है, एटॉमिक मास की ऐसा यूनिट को डिफाइन करती है। जैसे आपका जो 1 AMU होता है वो होता है 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 जो कार्बन का आइसोटोप है उसका जो एटॉमिक मास होता है उसको आपने 1/12 से कर दिया तो वो क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज 1/12। ठीक है, ये 1/12 है, तो ये होगा 1/12 इंटू दैट इज 1.99 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। अब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होता है। कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1.26 इंटू 10 इसको आप सॉल्व करना 1.26 या 1.66 के आसपास माइनस का 27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये 1 AMU या फिर 1 यूनिट बराबर 1.26 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये जो आपका छोटा सा टॉपिक था, इसका नाम था एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 एटम है उसका 1/12 होगा, वो क्या होगा आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1 AMU या 1 U बराबर 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का एटॉमिक मास होता है 1.99 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। आप इसको देखना है, या तो 1.26 हो या 1.66 हो, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, तो होता है आपके पास 1 यूनिट के इक्वल। ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि जो अपना न्यूक्लियस होता है, ध्यान से देखना इस चीज को, जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो बेटा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और वो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उस एटॉमिक नंबर के बराबर, या फिर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। या आपको चीज दिमाग में रखनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स में वेरी कर सकते हैं। वो कई एटम में तो जितने प्रोटॉन उनके बराबर होते हैं, कई में ज्यादा हो जाते हैं, कई में कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू वेरिएशन इन न्यूट्रॉन्स, ड्यू टू वेरिएशन इन न्यूट्रॉन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटम्स। 3 टाइप के एटम्स हैं। आपके सिलेबस में 2 ही का एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन मैं आपको 3 बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास आता है वो आता है आइसोटॉप्स। ठीक है, सेकंड जो आता है वो आता है आपका आइसोबार्स, और थर्ड जो आपका आता है वो आता है आइसोटॉन्स। ठीक है, थर्ड कौन सा आता है, आइसोटॉन्स। ठीक है, तो आइसोटॉन्स आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए अपन 2 ही चीज पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। ये आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होगा, उनके एग्जाम्स में आपने देख लेंगे, लेकिन अपन यहाँ पे दोबारा देखते हैं। तो आज की इस वीडियो का अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कि न्यूट्रॉन्स के वेरिएशंस पे जो आपके एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका आइसोटॉप्स, एक होता है आइसोबार्स, और तीसरा होता है आइसोटॉन्स। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं, इनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इधर कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स वो एटम्स होते हैं या वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम, बट जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, वेरी करता है या वो डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है व्हाट आर द आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स आर द
elements or atoms in which the atomic number is same but the atomic mass varies या atomic mass is different। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इट मीन्स कह लो यहाँ पे इनका सबका एटॉमिक नंबर तो 1 है, बट जो एटॉमिक मास है यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इट मीन्स क्या होगा, इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इंक्रीज होंगे। जो 1H1 होता है उसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। 1H2 को बोलते हैं ड्यूटीरियम और 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटीरियम और 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। ऐसे जो आपका क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। ठीक है, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। जो आपका क्लोरीन 35 है ये 75% एग्जिस्ट करता है और जो क्लोरीन 37 है ये आपका 25% एग्जिस्ट करता है नेचर में। ऐसे आपके ऑक्सीजन के बेटा क्या है, 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऐसे कार्बन के 2 होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कई बार पूछा जाता है कार्बन 14, तो कार्बन 14 क्या होता है आपका, कार्बन डेटिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, जो भी पुराने अपने पास बॉडीज होती है उनके जो भी एज वगैरह पता करने के लिए कार्बन 14 काम में आता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग के लिए भी काम में आता है। ये हो गया आपके पास में आइसोटोप्स। अब जो आइसोटोप्स होते हैं उनके यूजेज क्या क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। तो आपको ये नोट डाउन करना है। सबसे पहला यूजेज अपने पास होता है यूरेनियम 235। यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है 235। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में आता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उससे जो न्यूक्लियर एनर्जी अपने को मिलेगी उसके काम में आता है। तो यूरेनियम 235 किस काम में आएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है। दूसरा अपन आइसोटोप देखते हैं जो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप होता है, ये कोबाल्ट 60 बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता है। ऐसा आपका आता है सोडियम 24। ये जो आपका सोडियम 24 है ये ब्लड सर्कुलेशन के काम में आता है। ठीक है, सोडियम 24 किसके काम में आता है, ब्लड सर्कुलेशन के काम में आता है। अब अपने पास आता है आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन 131 जो आइसोटोप है ये गोइटर जो डिजीज होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है। तो ये कुछ आइसोटोप्स के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। दोबारा देखना, जो आपका कोबाल्ट 60 है ये क्या होगा, कोबाल्ट 60 जो है वो आपका किस काम में आएगा, कोबाल्ट 60 आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में आता है। सोडियम 24 आपका ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम में आता है। आयोडीन 131 आपका गोइटर के लिए आता है। यूरेनियम 235 जो होता है वो आपका क्या होता है, किस काम में आता है, वो आपका आता है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होता है, जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तो क्या होगा डिफरेंट बट एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन है, आर्गन और कैल्शियम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसको आप बिल्कुल थ्योरेटिकल लिख लेना। डेफिनेशन से छोटी छोटी कई बार पूछ लेते हैं, इनके यूजेस आइसोटोप्स के यूजेस बहुत बार पूछे जाते हैं। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट डाउन करना, कोई भी डाउट होगा मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूक्लियर फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।